नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके ट्रैकर पे। देखिए फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करेंगे जो हमारी एक सीरीज़ है परीक्षा वाणी संक्षिप्त अवलोकन सीरीज़, जिसमें हम परीक्षा वाणी का जो पहला चैप्टर है संक्षिप्त अवलोकन उसको कवर कर रहे हैं। पूरे चैप्टर को ऐसे ही प्रश्नों के रूप में कवर कर रहे हैं अतिरिक्त तथ्यों के साथ। ये हमारी संक्षिप्त अवलोकन की 11वीं क्लास है। अगर आपने इससे पहले की क्लासेस को नहीं देखा है, आप उनको प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। इसमें हमने हिस्ट्री के प्रश्नों को यहाँ पर देखा, ज्योग्राफी के प्रश्नों को देखा, नदी तंत्र के भौगोलिक परिस्थिति के प्रश्नों को देखा, उत्तराखंड के तालों के प्रश्नों को हम कवर कर रहे थे। आज बचे हुए जो तालों के प्रश्न हैं उनको देखेंगे और जलप्रपात, हमारे जो प्रमुख कुंड हैं उनके क्वेश्चंस को कवर करेंगे और वन वाले चैप्टर में एंटर कर जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, नैनीताल के अलावा 7 ताल कहाँ स्थित है? तो देखिए, राज्य में 2 7 ताल बताए गए हैं। एक आपका नैनीताल में है जो बहुत बार पेपर में आया है। कुमाऊं का सबसे रमणीक ताल माना जाता है 7 ताल को, जो नैनीताल वाला है। इसमें कहा गया है कि एक 7 ताल आपके उत्तरकाशी में हर्सिल के निकट भी स्थित है। तो इस वाले पॉइंट को भी आपने याद करना है। हालांकि उत्तरकाशी में एक सरताल भी स्थित है। हो सकता है इसी सरताल को 7 ताल यहां पर लिखा गया हो, लेकिन आपको दोनों बातें याद करनी है। अगर पूछेगा नैनीताल के अलावा कहां है तो आप उत्तरकाशी कहेंगे, और पूछेगा अगर डायरेक्ट कि सरताल कहां है तो भी आप उत्तरकाशी पर टिक करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट है, चमोली के किस ताल को कंकाली ताल कहा जाता है? तो कंकाली ताल या रहस्यमय ताल के नाम से कौन सा ताल जाना जाता है? इसे रूपकुंड को जाना जाता है। रूपकुंड आपके चमोली में है और यहां से हमें मानवों के कंकाल मिले हैं, इस वजह से इसे कंकाली ताल कहते हैं और रहस्यमय ताल इसे कहा जाता है। एक क्वेश्चन बनता है, चमोली का जो ये रूपकुंड है किस बुग्याल के नजदीक है? तो यह आपके बेदनी बुग्याल के निकट है। इस पर शोध कार्य का काम किसने किया था? स्वामी प्रणवानंद ने किया था। एक और क्वेश्चन रूपकुंड को लेकर यहीं पर याद कर लीजिए। इसके ऊपर डाक टिकट कब जारी किया गया? 2006 में इसके ऊपर 5 रुपए का डाक टिकट जारी हुआ था। ठीक है, रूपकुंड के ऊपर। नेक्स्ट है, चमोली के किस झील के किनारे स्थित चबूतरे पर नंदा देवी का डोला रखा गया था? तो नंदा देवी का डोला किस कुंड के निकट रखा जाता है? किस कुंड के निकट रखा गया था? यह आपका होमकुंड चमोली में स्थित है। राज्य के अंदर नंदा राजात यात्रा होती है। हर 12 वर्षों में इस यात्रा का आयोजन होता है और इसी होमकुंड के नजदीक उनका जो डोला है वो रखा जाता है। किस झील के किनारे सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह जी ने तपस्या करी थी? तो सिखों के जो 10वें गुरु थे गुरु गोविंद सिंह, इन्होंने तपस्या करी थी लोकपाल तीर्थ के नजदीक, यानी हेमकुंड के समीप। होमकुंड और हेमकुंड आपके दोनों अलग अलग हैं, दोनों बातों को याद करना है। ठीक है, यह अलग अलग नामों से जाना जाता है। इसे दंड पुष्करणी तीर्थ भी कहते हैं, इसे लोकपाल तीर्थ भी कहते हैं और इसे हेमकुंड साहिब भी कहते हैं। यहां से एक नदी निकलती है लक्ष्मण गंगा। और एक और क्वेश्चन याद करेंगे, हेमकुंड कितनी पहाड़ियों से, कितने पर्वतों से घिरा हुआ है? यह आपके 7 पर्वतों से घिरा हुआ है। लक्ष्मण गंगा किस झील से निकलती है? तो लक्ष्मण गंगा का उद्गम लोकपाल यानी हेमकुंड से होता है। ठीक है। चमोली स्थित 3 कोनों वाला ताल कौन सा है? तो 3 कोने वाला ताल यह है आपका संतोपत ताल। संतोपत ताल जहां से अलकनंदा नदी का उद्गम होता है। यह ताल त्रिकोणीय है, 3 कोने इसके माने गए हैं और एक एक कोने के बारे में कहा जाता है कि यह 3 कोने वाला जो ताल है यह ब्रह्मा, विष्णु और महेश से संदर्भित हैं, इसके तीनों कोने। इसको आपने याद करना है। ठीक है। इसी ताल के नजदीक 2 प्रसिद्ध कुंड हैं यहां पर, एक है आपका सूर्य कुंड और एक आपका चंद्र कुंड। ठीक है। नेक्स्ट है, शेषनाग के अश्रुओं से बना पौराणिक शेषनेत्र झील कहां स्थित है? तो राज्य में शेषनेत्र झील यह आपके बद्रीनाथ धाम में स्थित है। रुद्रप्रयाग के किस ताल में महात्मा गांधी जी की अस्थियां विसर्जित करी गई थी? तो कौन सा ताल है जिसमें महात्मा गांधी की अस्थियों को विसर्जित किया गया था, जिस वजह से इसे गांधी सरोवर भी कहा जाता है? इस ताल का नाम है चौराबाड़ी ताल और इसी ताल को शरवदी ताल भी कहते हैं। रुद्रप्रयाग में स्थित है। 1948 में महात्मा गांधी की अस्थियों को इसमें विसर्जित किया गया था, इसलिए इसे किस नाम से जाना जाता है? गांधी सरोवर। लाल
काली और सफेद मछलियों वाला बधाड़ी ताल कहाँ स्थित है? एक और फेमस ताल आपका बधाड़ी ताल। क्वेश्चन ऐसे बन जाएगा कि कौन सा ताल रंग बिरंगी मछलियों के लिए फेमस है, तब आप कहेंगे बधाड़ी ताल। यह आपके रुद्रप्रयाग के त्रिजुगी नारायण में स्थित है। कौन सा ताल नंदा देवी मंदिर के नजदीक है? तो नंदा देवी मंदिर के नजदीक आपका बेनी ताल है, चमोली में स्थित है। ठीक है। लिंग ताल और आंचरी ताल कहाँ स्थित है? तो देखिए, लिंग ताल तो आपका फूलों की घाटी के मध्य में है और आंचरी ताल जो है आपका वो टिहरी में है, बूढ़ा केदार के नजदीक है। ठीक है। आंचरी ताल को अप्सरा ताल के नाम से भी जाना जाता है और इसके बारे में मान्यता है कि जो हिमालय की अप्सराएं हैं वो यहाँ पर स्नान करती हैं। तो कहाँ है इसकी लोकेशन? बूढ़ा केदार टिहरी में है और लिंग ताल आपके फूलों की घाटी के मध्य में है, चमोली में है। नचिकेता ताल कहाँ स्थित है? तो एक और फेमस ताल है नचिकेता ताल, पेपर में पूछा गया है। यह आपके उत्तर काशी में स्थित है। सुंदर मछलियों और 6 कोने वाला ताल कौन सा है? तो अपनी सुंदर मछलियों के लिए प्रसिद्ध है। किस ताल में हमें सुंदर मछलियां देखने को मिलती हैं और कौन सा ताल है जो 6 कोने वाला ताल है? यह है आपका डोडी ताल जो उत्तर काशी में पड़ता है। इसको लेकर के 2-3 क्वेश्चन बनते हैं। एक तो यही बनता है 6 कोने वाला ताल कौन सा है, डोडी ताल किस जनपद में है। एक क्वेश्चन और याद कर लीजिए, इस ताल के चारों ओर किस प्रकार के वृक्ष हमें देखने को मिलते हैं? भोजपत्र के वृक्ष हमें देखने को मिलते हैं। इसी डोडी ताल से एक नदी निकलती है, असीम गंगा। ठीक है। किस ताल का आकार अंडाकार है? तो अंडे के आकार वाला ताल कौन सा है? पेपर में पूछा गया है। यह है आपका भेंक ताल जो रुद्रप्रयाग में पड़ता है। राज्य की सबसे बड़ी कृत्रिम झील रामतीर्थ सागर कहाँ स्थित है? देखिए, टिहरी बांध के बनने से जो जलाशय बना है, जो झील बनी है, वो एक आपकी कृत्रिम झील है और उस कृत्रिम झील का जो आधिकारिक नाम है वो है आपका रामतीर्थ सागर। और टिहरी झील आपको पता है कहाँ है? टिहरी गढ़वाल में। ये तो इसका आधिकारिक नाम है। अगर आपसे क्वेश्चन आए टिहरी झील का स्थानीय नाम क्या है, तब आप कहेंगे सुमन सागर। ठीक है। और इसे राष्ट्र का गांव भी कहा जाता है। मनेरी, जोशियाड़ा कृत्रिम झीलें कहाँ स्थित हैं? तो मनेरी और जोशियाड़ा जो आर्टिफिशियल्स हमारी लेक हैं, यह आपके उत्तर काशी में स्थित हैं। इसके अलावा कुछ नई झीलें जो पेपर में पूछी जा सकती हैं, जैसे एक है आपकी कोलीडेक झील। ये कहाँ है? ये आपके चंपावत में पड़ती है। एक है आपकी थरकोट झील या थरकोट जलाशय, यह आपके पिथौरागढ़ में पड़ता है। एक है आपकी लवाली झील, यह आपके पौड़ी में पड़ती है। ठीक है। ये कुछ नई झीलें हैं जो पूछी जा सकती हैं। उत्तराखंड के एग्जाम में नदी, झील, गाड़ गदेरे कई बार पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है दूनागिरी और हिप्रा बमक ग्लेशियर कहाँ स्थित है? अब कुछ जो उत्तराखंड के ग्लेशियर्स हैं उनके भी प्रश्नों का रिवीजन करते हुए चलते हैं। जो दूनागिरी ग्लेशियर है, हिप्रा बमक ग्लेशियर है, हिप्रा बमक के साथ एक और याद कर लीजिए तिपरा बमक ग्लेशियर, ये सब आपके कहाँ स्थित हैं? चमोली में स्थित है। ठीक है। चमोली में एक और ग्लेशियर है जो पूछे जाने के चांसेस हैं, वो है आपका भागीरथी ग्लेशियर। भागीरथी नदी आती उत्तरकाशी से है, लेकिन भागीरथी ग्लेशियर कहाँ हो जाएगा? चमोली हो जाएगा। पॉन्टिंग और पिनौरा ग्लेशियर कहाँ स्थित है? तो पॉन्टिंग ग्लेशियर, पिनौरा ग्लेशियर दोनों आपके पिथौरागढ़ में पड़ते हैं। इसके अलावा पिथौरागढ़ में आपका कुमाऊं का सबसे बड़ा जो ग्लेशियर है मिलम ग्लेशियर, वो यहीं पर पड़ता है। इसके अलावा हीरामणि ग्लेशियर, ये भी पिथौरागढ़ में पड़ता है। पिथौरागढ़ में ही एक और फेमस ग्लेशियर नामिक ग्लेशियर, रामल ग्लेशियर, ये सब आपके कहाँ पड़ते हैं? पिथौरागढ़ में। इन 6 ग्लेशियर्स के नाम आपको याद करने हैं। डोरियानी ग्लेशियर किस जनपद में है? तो डोरियानी ग्लेशियर आपके उत्तरकाशी में पड़ता है। उत्तरकाशी में डोरियानी के अलावा गंगोत्री ग्लेशियर, यमुनोत्री ग्लेशियर, बंदरपूज ग्लेशियर, ये सारे पड़ते हैं, लेकिन आप उनके नाम सुनते ही बता देंगे गंगोत्री यमुनोत्री धाम भी उत्तरकाशी में है, उनके नाम से ग्लेशियर भी वही है। लेकिन डोरियानी ग्लेशियर इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ये आपके उत्तरकाशी में है। सुखराम ग्लेशियर, सुंदरडुंगा, कफनी, मैकतौली कहाँ स्थित हैं? तो ये चारों प्रमुख ग्लेशियर हैं बागेश्वर जनपद के। इन चारों के नाम पूछे जाएंगे। सुखराम, सुंदरडुंगा, कफनी और मैकतौली कहाँ है? बागेश्वर में। खतलिंग ग्लेशियर कहाँ स्थित है? देखिए, खतलिंग ग्लेशियर आपके टिहरी और रुद्रप्रयाग, कुछ हिस्सा इसके उत्तरकाशी में भी पड़ता है। ठीक है। मुख्यतः यह टिहरी और रुद्रप्रयाग में, और दोनों में से भी अगर एक पूछा जाए तो टिहरी में इसे माना जाता है। इसी खतलिंग ग्लेशियर से भागीरथी की जो प्रमुख सहायक नदी है भिलंगना नदी, उसका उद्गम होता है। ठीक है।
विश्व का सबसे बड़ा प्राकृतिक शिवलिंग माना जाता है खतरिंग ग्लेशियर को। तो किन किन जनपदों में है और किस जनपद में माना जाता है आपको पता होना चाहिए। पिंडारी ग्लेशियर कहाँ स्थित है? पिंडारी ग्लेशियर उत्तराखंड का दूसरा सबसे बड़ा ग्लेशियर है और यह आपके बागेश्वर और चमोली में पड़ता है। ठीक है, इसका अगर हम प्रॉपर फैलाव की बात करें तो बागेश्वर, चमोली और पिथौरागढ़, इन 3 जनपदों में इसका फैलाव है। लेकिन अगर सिर्फ एक जनपद आएगा तब इसे बागेश्वर में माना जाता है। ठीक है, लेकिन इसका फैलाव थोड़ा बहुत गढ़वाल में यानी चमोली जनपद में भी पड़ता है। राज्य का एवं गढ़वाल का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है? तो उत्तराखंड का पूछा है और गढ़वाल का पूछा है। दोनों में सबसे बड़ा ग्लेशियर है हमारा गंगोत्री ग्लेशियर। गंगोत्री ग्लेशियर क्योंकि सबसे बड़ा ग्लेशियर है तो इसकी लंबाई चौड़ाई आपको पता होनी चाहिए। यह आपके 30 किलोमीटर लंबा है और लगभग 2 किलोमीटर चौड़ा है। यह उत्तराखंड का सबसे बड़ा ग्लेशियर है और गढ़वाल का भी है। ठीक है, राज्य का दूसरा सबसे बड़ा हिमनद यानी ग्लेशियर कौन सा है? तो सबसे बड़ा तो गंगोत्री है। कई बार हमने इसको कवर किया है कि सबसे बड़ा आपका गंगोत्री है। सबसे नंबर 2 पर जो आता है वो आपका पिंडारी ग्लेशियर है और नंबर 3 पर आपका मिलम ग्लेशियर आता है। अगर आपसे पूछेगा गढ़वाल मंडल का बताइए तब आप इसी को बताएंगे, गंगोत्री को। अगर आपसे पूछेगा कुमाऊं मंडल का बताइए तब आप मिलम को बताएंगे, क्योंकि जो पिंडारी ग्लेशियर है इसका कुछ हिस्सा चमोली में भी पड़ता है। तो ये शुद्ध रूप से कुमाऊं का सबसे बड़ा नहीं है। कुमाऊं का सबसे बड़ा ग्लेशियर मिलम ग्लेशियर है। तो राज्य का दूसरा पूछा है, पिंडारी हो जाएगा। कुमाऊं का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है? मिलम ग्लेशियर कुमाऊं का सबसे बड़ा ग्लेशियर है। ठीक है, यह आपका लगभग 16 किलोमीटर लंबा है। केम्प्टी जलप्रपात किस जनपद में स्थित है? तो काफ़ी फेमस आपका जलप्रपात है केम्प्टी जलप्रपात। इसकी जो लोकेशन है वो आपके मसूरी के नज़दीक है। मसूरी के निकट इसे माना गया है, वहीं पर यह स्थित है। लेकिन अगर आपसे जनपद पूछेगा तो आपने देहरादून को टिक नहीं करना है। केम्प्टी जलप्रपात टिहरी गढ़वाल के अंतर्गत माना जाता है। भट्टा और हाड़ी प्रपात कहाँ स्थित है? तो भट्टा फॉल और हाड़ी जलप्रपात ये दोनों के दोनों आपके देहरादून में है, मसूरी के नज़दीक पड़ते हैं। ठीक है, इसके अलावा देहरादून में आपका टाइगर फॉल पड़ता है, चक्राता के नज़दीक पड़ता है। किमोना जलप्रपात चक्राता के नज़दीक है। सहस्त्रधारा जलप्रपात जिसमें गंधक पाया जाता है आपका देहरादून में है। ठीक है, वसुंधरा जलप्रपात कहाँ स्थित है? तो काफ़ी प्रसिद्ध जलप्रपात है वसुंधरा जलप्रपात और यह आपके माणा के नज़दीक है, चमोली में। विरथी जलप्रपात कहाँ स्थित है? पेपर में पूछा गया था। विरथी जलप्रपात पिथौरागढ़ में पड़ता है। इसके अलावा एक जलप्रपात और पूछा गया था पेपर में, भीलछड़ा जलप्रपात। एक था आपका भुरमुनी जलप्रपात। ये दोनों और विरथी तीनों के तीनों आपके पिथौरागढ़ में पड़ते हैं। सहस्त्रधारा जलप्रपात कहाँ है? सहस्त्रधारा जलप्रपात देहरादून में आता है। टाइगर फॉल अभी देखा था, चक्राता में है, देहरादून के अंदर। भुरमुनी अभी कवर किया था, पिथौरागढ़ में आता है। भीलछड़ा जलप्रपात ये भी पिथौरागढ़ में है। कॉर्बेट प्रपात कहाँ पड़ता है? कॉर्बेट जलप्रपात ये आपके नैनीताल में है। ठीक है, बद्रीनाथ के आसपास स्थित कुंड कौन कौन से हैं? तो बद्रीनाथ धाम के निकट आपके नारद कुंड, त्रिकोण कुंड, मानुसी कुंड, सत्यपत कुंड और ब्रह्म कुंड स्थित हैं। इन्हीं 5 कुंडों को पंचकुंड के नाम से जाना जाता है। ब्रह्मकुंड के स्थान पर यहाँ पर तप्तकुंड होगा। ठीक है, तो ये 5 कुंड हैं जिन्हें पंचकुंड के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन ऐसे बनता है कि राज्य में पंचकुंड कहाँ है? आप कहेंगे बद्रीनाथ धाम के नज़दीक है। फिर आपको दूसरा क्वेश्चन अगर बनेगा तो ऐसे बन सकता है कि आपको 4 नाम दे देगा और कहेगा इनमें से कौन पंचकुंड में शामिल नहीं है, कौन शामिल है। ये आपको याद करने हैं, ये 5 इसमें शामिल हैं। वैतरणी कुंड कहाँ स्थित है? वैतरणी कुंड, भाप कुंड, बेदनी कुंड, शांडिल्या कुंड ये सब आपके चमोली में पड़ते हैं। वैतरणी कुंड आपके गोपेश्वर में है। ठीक है, चमोली में। रेतस कुंड कहाँ पड़ता है? रेतस कुंड आपके रुद्रप्रयाग में पड़ता है। रुद्रप्रयाग के कुछ इंपॉर्टेंट आपके कुंड हैं, जैसे हंस कुंड कहाँ है? रुद्रप्रयाग में। इसके अलावा अमृत कुंड, हवन कुंड और आपका उदक कुंड ये सब आपके रुद्रप्रयाग में पड़ते हैं। अगला है नरसिंह कुंड। देखिए 2 आपके पास नरसिंह के नाम से है। नरसिंह मंदिर तो आपका जोशीमठ में पड़ गया। अगर हम कुंड की बात करें 2 को याद कर लीजिए। एक है आपका नरसिंह कुंड जो आपका देवप्रयाग में स्थित है। नरसिंह देव कुंड भी इसको कहा जाता है। तो ये कहाँ पड़ता है? टिहरी गढ़वाल में, देवप्रयाग में। और अगर आपसे पूछेगा नरसिंह ताल कहाँ पर है
तो नरसिंह ताल आपके चमोली जनपद में हो जाएगा। तो नरसिंह कुंड या नरसिंह देव कुंड दोनों आपका कहां हो जाएगा, दोनों एक ही नाम है और आपके देवप्रयाग में है। लेकिन नरसिंह ताल पूछेगा या नरसिंह मंदिर पूछेगा तब आप चमोली को बताएंगे, ठीक है। वशिष्ठ कुंड, वशिष्ठ ताल, वशिष्ठ पर्वत ये सब कहां पर स्थित हैं, देवप्रयाग में है। पार्वती कुंड किस जनपद में स्थित है, तो प्रसिद्ध पार्वती कुंड आपके रुद्रप्रयाग में पड़ता है, ठीक है। अगर आपसे क्वेश्चन बन जाए पार्वती कुंड कहां है तो आप कहेंगे रुद्रप्रयाग, और अगर क्वेश्चन हो पार्वती ताल कहां पड़ता है तब आप कहेंगे पिथौरागढ़। दोनों अलग अलग हैं, याद करेंगे। नेक्स्ट है सीता कुंड कहां स्थित है, तो सीता कुंड आपके चंपावत में पड़ता है। सलधर नामक गर्म पानी का झरना कहां स्थित है, यह क्वेश्चन भी पेपर में पूछा गया है। सलधर को कुछ जगहों पर सलधार लिखा गया है, दोनों एक ही नाम है, और सलधर नामक जो ये गर्म पानी का कुंड है चमोली जनपद में पड़ता है, ठीक है। भौरी अमोला कुंड, गौरी कुंड दोनों आपके गर्म पानी के कुंड हैं और ये आपके रुद्रप्रयाग में पड़ते हैं। ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा भौरी अमोला कुंड। गंगानी नामक गर्म कुंड कहाँ स्थित है, तो गंगानी नामक एक गर्म कुंड है, यह आपके उत्तरकाशी में पड़ता है, ठीक है। जो ये गंगानी कुंड है इसमें गंधक मिला है ये माना जाता है। राज्य का सबसे गर्म कुंड कौन सा है, राज्य में कई सारे गर्म कुंड हैं। यमुनोत्री में आपका सूर्य कुंड है, बद्रीनाथ में आपका तप्त कुंड है, रुद्रप्रयाग में गौरी कुंड है, भूरी अमोला कुंड रुद्रप्रयाग के अंदर पड़ता है, भाप कुंड आपके जोशीमठ में पड़ता है, गंगानी आपके उत्तरकाशी में है। कई सारे गर्म कुंड हैं। सबसे गर्म कुंड जो उत्तराखंड का माना जाता है वो यमुनोत्री में जो स्थित है सूर्य कुंड, उसे माना जाता है, ठीक है। मदनकोट कुंड कहाँ स्थित है, तो मदनकोट कुंड आपके पिथौरागढ़ में पड़ता है, ठीक है। पिथौरागढ़ के जो प्रमुख कुंड हैं मैसर कुंड, थामरी कुंड, मदनकोट कुंड, ये आपको याद करने हैं। अगला है 17वीं वन रिपोर्ट कब जारी करी गई थी, तो देखिए जो वन रिपोर्ट है 17वीं वन रिपोर्ट, इसे जारी किया गया था जनवरी 2022 में। जो वन रिपोर्ट होती है हर 2 साल में इसे जारी किया जाता है। अभी जो सबसे लेटेस्ट वन रिपोर्ट है वो 17वीं वन रिपोर्ट है जो 2022 में आई थी। 18वीं रिपोर्ट अभी नहीं आई है। यह रिपोर्ट हर 2 साल में आती है। पहली बार यह रिपोर्ट 1987 में जारी करी गई थी। उसके बाद से लगातार हर दूसरे साल ये आती रहती है, हर 2 साल के बाद आती है, लेकिन अभी 18वीं रिपोर्ट नहीं आई है। यह रिपोर्ट कौन जारी करता है, तो यह भारतीय वन सर्वेक्षण, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया जिसको हम कहते हैं, उसके द्वारा इस रिपोर्ट को जारी किया जाता है। जो भारतीय वन सर्वेक्षण है इसकी स्थापना 1981 में होती है और इसका जो हेडक्वार्टर है आपका वो देहरादून के अंदर स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा 17वीं वन रिपोर्ट के अनुसार राज्य में वन आच्छादन कितना है, तो 17वीं वन रिपोर्ट के अनुसार राज्य में वन आच्छादन 45.44% है। अगर हम वर्ग किलोमीटर में बात करें तो 24,305 वर्ग किलोमीटर इस रिपोर्ट के अनुसार राज्य का वन क्षेत्रफल है, ठीक है। इसमें आपके अति सघन वन कितने हैं, लगभग 20.5% के करीब, 50.5% के करीब मध्य सघन वन है और लगभग 26.5% के करीब आपके खुले वन हैं। क्वेश्चन बनता है कि राज्य में सबसे ज्यादा वन किस प्रकार के पाए जाते हैं, तब आप कहेंगे मध्यम सघन वन, उसके बाद तब आप कहेंगे खुले वन, ठीक है, और फिर सबसे कम में अति सघन वन। सबसे ज्यादा वन वाला जिला कौन सा है, हमारा पौड़ी गढ़वाल है, और सबसे कम कहां वन पाए जाते हैं, उधम सिंह नगर में पाए जाते हैं, ठीक है। लेकिन अगर इन तीनों कैटेगरी में पूछ लिया जाए कि अति सघन वन सबसे ज्यादा किस जनपद में है, तो ध्यान रखना अति सघन वन सबसे ज्यादा आपके नैनीताल में पाए जाते हैं और सबसे कम हरिद्वार में पाए जाते हैं। जबकि मध्यम सघन और खुले वन की बात करें तो सबसे ज्यादा ये दोनों पौड़ी में पाए जाते हैं और सबसे कम उधम सिंह नगर में पाए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है 16वें और 17वें वन रिपोर्ट के बीच वन क्षेत्र में वृद्धि हुई थी। देखिए जो 16वीं रिपोर्ट आई थी उसके अनुसार उत्तराखंड में वन क्षेत्र कितना था प्रतिशत में, 45.44%, और जो 17वीं रिपोर्ट आई है उसमें भी अगर हम परसेंटेज में देखेंगे तो 45.44% है, यानी प्रतिशत में कोई भी बदलाव नहीं हुआ है, क्षेत्रफल में बदलाव हुआ है। 16वीं वन रिपोर्ट के अनुसार राज्य में जो वन क्षेत्रफल था वो आपका 24,303.4 वर्ग किलोमीटर था, ठीक है, 04। और जो 17वीं रिपोर्ट है उसके अनुसार हमारा जो क्षेत्रफल है वनों का 24,305 वर्ग किलोमीटर है। तो लगभग 2 वर्ग किलोमीटर की बढ़ोतरी हुई है। प्रतिशत में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, लेकिन क्षेत्रफल में यहां पर कितनी वृद्धि हुई है, लगभग 2.09 वर्ग किलोमीटर, ठीक है।
अगर हम इसे प्रतिशत में देखने जाएंगे तो 0.003% पड़ता है, तो काफ़ी ज़्यादा कम है, इसलिए परसेंटेज सेम है, लेकिन क्षेत्रफल आपको याद करना है। 17वें वन रिपोर्ट के अनुसार राज्य के कितने जिलों के वन क्षेत्र में वृद्धि हुई थी? देखिए, जो 16वीं वन रिपोर्ट थी उसके अनुसार उत्तराखंड में 10 जिलों में वृद्धि होती है और 3 जिलों में कमी हुई थी। लेकिन जो 17वीं वन रिपोर्ट है इसके अनुसार 8 जिलों में वृद्धि हुई है और 5 जिलों में कमी हुई है। 8 जिले में वन क्षेत्रफल बढ़ा है, 5 जिलों में घटा है। किन किन जनपदों में घटा है? तो उधम सिंह नगर, हरिद्वार, टिहरी, बागेश्वर, चंपावत, इन जनपदों में वन क्षेत्रफल में कमी आई है। बाकी 8 जो जनपद हैं उनमें बढ़ोतरी हुई है। ये क्वेश्चन बना है और आगे भी बनेगा। 16वीं में 10 जनपदों में बढ़ोतरी हुई थी, 3 में घटौती हुई थी और इस वाली रिपोर्ट में 8 में बढ़ोतरी हुई है। सीधा नंबर पूछा जाएगा कितने जनपदों में वन क्षेत्र में वृद्धि हुई है, तब आप कहेंगे 8। किन 5 में नहीं हुई, वो 5 के नाम हमने यहां पर देखे। ठीक है, तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें हमने उत्तराखंड परीक्षा वाणी के संक्षिप्त अवलोकन को यहाँ पर कवर किया। ये हमारी इस सीरीज की, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा, 11वीं क्लास है। 550 प्रश्नों को हम इसमें कवर कर चुके हैं। परीक्षा वाणी का जो पहला चैप्टर है आपका लगभग 70 से 80 पेजेस का ये पूरा चैप्टर है, पूरी किताब का सार है और इस क्वेश्चंस को, इन आपके वन लाइनर्स को हम यहाँ पर प्रश्नों के रूप में कवर करते हैं और कोशिश करते हैं अतिरिक्त तथ्यों के साथ करने का, जिससे आपका रिवीजन बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर हो सके। उम्मीद करता हूं आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। थैंक यू फ्रेंड्स।